नमस्कार। आधुनिक इतिहास की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। चलिए इस सफर पर निकलते हैं और इतिहास के सबसे जरूरी हिस्सों को परीक्षा के लिए एकदम आसान बना देते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम चलेंगे क्रांति के युग में। फिर हम समझेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर कैसे फैली। इसके बाद हम भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम पर नजर डालेंगे। फिर गांधीवादी युग को समझेंगे और आजादी और विभाजन तक की कहानी देखेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में एग्जाम के लिए कुछ सबसे जरूरी फैक्ट्स भी देखेंगे। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है 18वीं सदी के आखिर में, एक ऐसी घटना से जिसने सच कहूं तो दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति की। ये सिर्फ फ्रांस की कहानी नहीं है, ये उन आइडियाज की कहानी है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जिन्होंने पूरी दुनिया को इंस्पायर किया। देखिए, किसी भी बड़ी ऐतिहासिक घटना को समझने का एक सिंपल फॉर्मूला है जो एग्जाम के लिए बहुत काम आता है। बस 3 सवाल पूछे, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ और इसका नतीजा क्या निकला। तो फ्रांसीसी क्रांति के मामले में कारण था समाज में बहुत ज्यादा भेदभाव और पैसों की तंगी। घटना थी बैस्टिल के किले पर हमला और नतीजा राजशाही का खात्मा और एक नए रिपब्लिक का जन्म। अब ये जो तारीखें हैं ना, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये हिस्ट्री के वो टर्निंग पॉइंट्स हैं जहां से सब कुछ बदल गया। इनको याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में जो MCQs आते हैं उनमें घटनाओं का सही क्रम अक्सर पूछा जाता है, तो इन पर खास ध्यान देना है। चलिए फटाफट रिवीजन करते हैं। एग्जाम में याद रखने वाली बात क्या है? 3 शब्द, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। फ्रांस में राजशाही का अंत और पूरी दुनिया में क्रांतियों के लिए एक नई चिंगारी। बस यही है फ्रांसीसी क्रांति का निचोड़। सोचिए जरा, अगर एक क्रांति न हुई होती तो आज की दुनिया कितनी अलग होती, है ना? फ्रांसीसी क्रांति की जो आग थी वो फ्रांस की सरहदों में कैद नहीं रही। अरे, उसकी चिंगारियां तो पूरे यूरोप में फैल गईं और इसी से जन्म हुआ एक नई जबरदस्त ताकत का, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म। अब ये राष्ट्रवाद है क्या? इसे ऐसे समझिए जैसे एक बहुत बड़े परिवार की फीलिंग। ये लोगों को एक कॉमन पहचान पर जोड़ता है, जैसे एक जैसी भाषा, कल्चर या एक जैसा इतिहास। और फिर यही फीलिंग उनमें अपने देश को आज़ाद कराने की इच्छा जगाती है। और हाँ, एक तरफ जहां ये पॉलिटिकल क्रांतियां हो रही थीं, वहीं एक और क्रांति चुपचाप दुनिया को बदल रही थी। वो थी औद्योगिक क्रांति। इसी ने कॉलोनियलिज्म यानी साम्राज्यवाद को हवा दी, जिसने दुनिया का नक्शा फिर से बनाया और इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ दिया। चलिए अब यूरोप से सीधा भारत आते हैं और देखते हैं कि दुनिया में चल रही इन हवाओं ने भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ पहले बड़े विद्रोह की आग को कैसे भड़काया। यहां भी हम अपना वही फॉर्मूला लगाएंगे, कारण, घटना और परिणाम। तो कारण क्या था? अंग्रेजों के खिलाफ सालों से जमा हो रहा गुस्सा। घटना, एक सिपाही विद्रोह जो देखते ही देखते एक बड़े आंदोलन में बदल गया। और नतीजा, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म और भारत पर सीधा ब्रिटिश क्राउन का कंट्रोल, यानी ब्रिटिश राज की शुरुआत। अच्छा, ये वाला हिस्सा एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। कौन सा लीडर किस जगह से लड़ रहा था, इस पर मैच द फॉलोइंग वाले सवाल बहुत आते हैं, तो इसे एकदम रट लीजिए। ये आपकी क्विक रिवीजन गाइड है। चलिए एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक यानी इमीडिएट कॉज क्या था? सोचिए। हाँ, अगर आपका जवाब है बी, एनफील्ड राइफलों की शुरुआत, तो आप बिल्कुल सही हैं। इन्हीं कारतूसों ने सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई और विद्रोह की चिंगारी को आग में बदल दिया। 1857 के बाद आज़ादी की लड़ाई ने एक नया मोड़ लिया और अब सीन में एंट्री होती है एक ऐसे लीडर की जो मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे बड़ी शख्सियतों में से एक बने। जी हां, हम बात कर रहे हैं गांधीवादी युग की। इंडियन नेशनल कांग्रेस के इन 2 फेजेस को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मॉडरेट्स यानी उदारवादी वो थे जो दरवाजा खटखटा रहे थे और संवैधानिक सुधार मांग रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक्सट्रीमिस्ट यानी उग्रवादी दरवाजा तोड़ देना चाहते थे। उनका नारा था, बॉयकॉट करो, स्वदेशी अपनाओ और हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। ये टाइमलाइन दिखाती है कि महात्मा गांधी के लीडरशिप में आज़ादी का आंदोलन कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा। पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फिर सिविल डिसोबीडियंस और आखिर में भारत छोड़ो आंदोलन। हर एक मूवमेंट ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को और ज्यादा कमजोर किया और हमें आज़ादी के और करीब पहुंचाया। इन सभी आंदोलनों का जो मोमेंटम बना, उसने हमें आज़ादी की लड़ाई के आखिरी और शायद सबसे दर्दनाक चैप्टर तक पहुंचा दिया।
एक ऐसा चैप्टर जिसने हमें आज़ादी तो दी, लेकिन साथ में बंटवारे का एक गहरा जख्म भी दिया। साल था 1947, वो साल जब भारत आज़ाद हुआ। लेकिन ये एक कड़वी मीठी जीत थी, जिसके लिए हमें बंटवारे की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ये खुशी और गम, उम्मीद और मायूसी का मिला-जुला पल था। जवाहरलाल नेहरू के ये मशहूर शब्द एक नए आज़ाद देश की उम्मीदों और चुनौतियों दोनों को बयां करते हैं। ये शब्द एक नए दौर की शुरुआत थे, एक ऐसा दौर जिसे भारत अब खुद लिखने वाला था। चलिए, अब बारी है एग्जाम बूस्टर की। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए तैयार हो जाइए। यहाँ हम देखेंगे कुछ सबसे ज़रूरी फैक्ट्स, एकदम रैपिड फायर स्टाइल में। ये सेक्शन सीधा एग्जाम के लिए बनाया गया है, तो पूरा फोकस यहीं रखिए। ये टेबल बहुत काम की है। इसमें वो इंपॉर्टेंट एक्ट्स और उनके साल दिए गए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इन एक्ट्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भारत के संवैधानिक विकास के बड़े माइलस्टोन थे। ये एक लाइन वाला फैक्ट शायद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिस्ट्री सेक्शन का सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला सवाल है, तो इसे दिमाग में छाप लीजिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने की थी। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, अगर हिस्ट्री असल में कॉज और इफेक्ट की एक चेन है, तो जरा सोचिए, अगर फ्रांसीसी क्रांति न हुई होती तो क्या भारत की आज़ादी की कहानी कुछ और होती? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि दुनिया का इतिहास एक दूसरे से कितना ज़्यादा जुड़ा हुआ है।